जब हम किसी जगह को समझने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ फैक्ट्स और आंकड़े काफी नहीं होते। हर जगह की एक अपनी पहचान होती है, एक शख्सियत, एक मिजाज होता है। तो चलिए आज पश्चिम बंगाल के इसी दिलचस्प मिजाज की परतों को खोलते हैं। अच्छा, जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ दक्षिणेश्वर मंदिर की गहरी आध्यात्मिकता है, तो वहीं दूसरी ओर हावड़ा ब्रिज की इंडस्ट्रियल ताकत। एक तरफ सुंदरबन के टाइगर का जंगलीपन है, तो दूसरी तरफ दार्जिलिंग के चाय बागानों का सुकून। और इन सब के बीच दुर्गा पूजा का वो रंगीन जोशीला माहौल। ये सब मिलकर ना एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। इस दिलचस्प राज्य का असली किरदार, इसका असली मिजाज आखिर है क्या? तो अगर पश्चिम बंगाल के मिजाज को समझना है तो सबसे पहले हमें उसकी आत्मा को छूना होगा। और ये आत्मा एक ऐसी महान हस्ती के इर्द गिर्द बुनी हुई है जिनकी छाप आज भी वहां की हवा में, वहां के लोगों के दिलों में महसूस की जा सकती है। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये वो चाबी है जिससे बंगाली सांस्कृतिक चेतना का ताला खुलता है। उन्हें जाने बिना बंगाल को समझना हमेशा अधूरा ही रहेगा। देखिए, वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, अरे वो तो अपने आप में एक पूरा कल्चरल मूवमेंट थे। कवि, संगीतकार, पेंटर, नाटककार, फिलोसोफर। ऐसा लगता था जैसे उनकी प्रतिभा की कोई सीमा ही नहीं है। और उन्होंने ही शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की नींव रखी, जो आज भी उनकी ग्लोबल सोच का एक जीता जागता सबूत है। और अब जो बात सामने आ रही है वो उनकी विरासत को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। जरा सोचकर देखिए, क्या इतिहास में कोई और ऐसा है जिसकी कलम से निकली रचनाएं दो अलग अलग देशों का राष्ट्रगान बनी? भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का आमार शुनार बांग्ला दोनों ही गुरुदेव की देन है। ये अपने आप में एक कमाल की, एक असाधारण बात है। और ऐसा नहीं है कि टैगोर का असर सिर्फ भारत तक ही था। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब उनकी किताब गीतांजलि अंग्रेजी में छपी तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। आयरलैंड के मशहूर कवि W.B. येट्स ने उनके बारे में ये बात कही थी। इस एक लाइन से पता चलता है कि टैगोर की सोच कितनी यूनिवर्सल और कितनी गहरी थी। तो ये तो हुई आत्मा की बात। चलिए अब बंगाल के मिजाज के दूसरे पहलू यानी उसकी शक्ति की तरफ बढ़ते हैं, मतलब उसकी पॉलिटिक्स, जिसने राज्य के आज को शेकल दिया है। आज़ादी के बाद से देखें तो पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स के मोटे तौर पर 3 चैप्टर रहे हैं। पहले 30 साल कांग्रेस का दबदबा था, फिर आया 1977, एक बहुत बड़ा बदलाव, और वाम मोर्चे का 34 साल लंबा दौर शुरू हुआ। और फिर 2011 में इस लंबे राज का अंत हुआ और तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई। ये जो चार्ट है ना, ये उसी पॉलिटिकल कहानी को नंबर्स में दिखाता है। साफ साफ देखिए, लगभग आधा समय यानी 46% मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी का कंट्रोल रहा है। ये आंकड़ा उस 34 साल के शासनकाल के दबदबे को बिल्कुल साफ कर देता है। और ये सिर्फ एक लंबा राज नहीं था, ये इससे कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। ये पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सबसे लंबे समय तक चलने वाली कम्युनिस्ट सरकार थी। इस एक तथ्य ने पश्चिम बंगाल को इंटरनेशनल पॉलिटिकल मैप पर एक बहुत ही खास जगह दी। तो हमने आत्मा को समझा, शक्ति को देखा, पर आज की असलियत क्या है, जमीन पर क्या हो रहा है, इसे समझने के लिए चलिए राज्य के बजट और उसके नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत एक अच्छी खबर से करते हैं। आने वाले समय में यानी 2025-26 के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था में 12% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी आर्थिक रफ्तार का संकेत है। पर कहानी का दूसरा पहलू भी है, और वो एक बड़ी चुनौती है। राज्य सरकार जो भी पैसा कमाती है उसका 56% हिस्सा तो सैलरी, पेंशन और पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने जैसे जरूरी खर्चों में ही चला जाता है। मतलब ये वो पैसा है जो सरकार को खर्च करना ही करना है। तो विकास के नए कामों के लिए आधे से भी कम पैसा बचता है। तो सवाल उठता है कि सरकार बचा हुआ पैसा खर्च कहाँ कर रही है? इसका एक बड़ा उदाहरण है लक्ष्मी भंडार योजना। इस स्कीम में महिलाओं को सीधे कैश दिया जाता है और इसके लिए 26,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट रखा गया है। इससे सरकार की प्राथमिकताएं साफ पता चलती हैं। और ये ग्राफ तो एकदम साफ साफ दिखाता है कि सोशल वेलफेयर पर कितना जोर है। पश्चिम बंगाल अपने कुल खर्च का लगभग 14% सामाजिक कल्याण पर खर्च कर रहा है, जबकि देश के बाकी राज्यों का औसत 8% से भी कम है। मतलब देश के बाकी राज्यों के औसत से लगभग 2 गुना। ये अंतर बहुत बड़ा है और राज्य की सोच को जाहिर करता है।
तो एक तरफ है गहरी सांस्कृतिक विरासत, दूसरी तरफ एक दमदार राजनीतिक इतिहास, और इन सबके बीच आज की आर्थिक सच्चाइयां। अब सवाल यह है कि इन सबको मिलाकर आगे का रास्ता क्या बनता है। अच्छा, किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है अपनी कमाई और खर्चे में बैलेंस बनाना। जब खर्चा कमाई से ज्यादा हो जाता है तो उसे राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, और इस गैप को भरने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। पश्चिम बंगाल का टारगेट है कि इस घाटे को अपनी कुल अर्थव्यवस्था यानी जीएसडीपी के 3.6% पर बनाए रखा जाए। और ये जो चुनौती है, इस पर सिर्फ राज्य के अंदर ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर भी बात हो रही है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर राज्य को वित्तीय अनुशासन के लिए कड़े कदम उठाने की सलाह दी है। ये एक बाहरी नजरिया है जो हालात की गंभीरता को दिखाता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या एक ऐसी जगह जिसकी आत्मा में कविता है और जिसकी राजनीति में जुनून, वो अपनी सामाजिक कल्याण की गहरी जिम्मेदारी और एक मजबूत भविष्य के लिए जरूरी आर्थिक अनुशासन के बीच एक सही संतुलन बना सकती है? पश्चिम बंगाल का मिजाज शायद इसी संतुलन को खोजने की कहानी का नाम है।